वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु को याद करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, साथ में आदरणीय दीदी, हम दोनों अपने सभी विद्वान दर्शकों, श्रोताओं, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दैव संयोगात मणिकांचन संयोग है कि दीदी के साथ हम यहाँ पर अभी नागालैंड में हैं। नागालैंड कहते जीव को कष्ट होता है कि लैंड शब्द हमारे देश में किसी राज्य के साथ नहीं जोड़ा गया है, तो इसको हम नगा भूमि कहें, नगा प्रदेश कहें। तो हम नगा प्रदेश में हैं और नगा प्रदेश में जब हम यहाँ आए तो जो अभी हम कथा सुनाने जा रहे हैं वो एक विशेष कथा है। हुआ ऐसा कि हमें जो गाइड कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले आप यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिमेट्री है उसको देखिए। ड्राइवर जो हमारा है उसको भी उसके बारे में जानकारी थी। जिस मार्ग से हम जा रहे थे उस मार्ग पर जितनी दुकानें हैं सब पे लिखा हुआ था अपोजिट वॉर सिमेट्री। अर्थात ये वॉर सिमेट्री अति प्रसिद्ध स्थान है कोहिमा नगर में, जो कि नागालैंड की राजधानी। हम वहां दोनों लोग पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो उसके विषय में जो विवरण दिया हुआ है उसी में बताया हुआ है कि 85,000 जापानी सैनिकों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और भीषण युद्ध हुआ। किनके बीच में? तो जापानी सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों नहीं या भारतीय सैनिकों नहीं, बल्कि उन्होंने कहा मित्र देशों का। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में जितने मित्र थे, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सबके साथ ऐसा नाम लिखा हुआ है अलाइड फोर्सेस। उसके बाद हमने उनकी कब्र देखनी शुरू की, जो कि सैकड़ों की संख्या में। आरंभ में जो कब्र हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश नाम लगे, बाद में भारतीय नाम आते हैं, उनमें मुसलमानों के नाम हैं, हिंदुओं के नाम हैं। और ऊपर जो प्लाक बना हुआ है उस पे हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, 3 भाषाओं में नाम लिखे हुए हैं। वहीं से हम लोगों में आपस में बात करते रहे हम दीदी से, और हमें ऐसा लगा कि आत्मीय दुख हुआ, आत्मीय पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि जापान जब हमारे यहाँ आया था तो जापान के साथ ही आजाद हिंद फौज या हिंद की सेना भी आई थी, और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे हमारे परम पराक्रमी सुभाष चंद्र बोस, अर्थात नेताजी। नेताजी का उसमें उल्लेख नहीं है, उनकी फौज का उल्लेख नहीं है। इस रूप से उस स्मारक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसके बाद मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने और दीदी ने बातचीत की और इस पर थोड़ा विचार किया। शाम को हमने इस पर थोड़ा शोध करने का प्रयत्न किया तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मिल गई इंडियन एक्सप्रेस में, जो 2022 में छपी थी। उसका शीर्षक है नेताजी नागालैंड अनटोल्ड स्टोरी। तो इसमें जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने कोहिमा के पास के एक सज्जन हैं जिनसे 2022 में साक्षात्कार किया था, और संयोगवश उस सज्जन उस समय जीवित थे जिस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस के साथ युद्ध में सहयोग किया था, 104 वर्षीय व्यक्ति। आज मुझे नहीं ज्ञात है कि वो हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई वो मुझे लगता है हर भारतीय को जाननी चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर नेताजी लंबे समय तक रहे। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, घनघोर जंगल से गुजरना होता था, और नेताजी घोड़े पे चढ़ के आए थे, क्योंकि दूसरी कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी। और यहाँ लंबे समय तक रहे। यहाँ के लोगों को, नगा लोगों को उन्होंने जगाया और नगा लोगों ने उनका साथ दिया। यह भी कहा जाता है कि जितने दिनों तक नेताजी रहे, लगभग 200 स्क्वायर मील में उनका प्रत्यक्ष शासन चल रहा था। जो वहां के विवाद थे वो नेताजी सुलझाते थे, और नेताजी ने एक प्रकार से
कहिए कि भारत को जीत लिया था, उनका झंडा यहां पर गाड़ा गया, और क्या भाव रहा होगा उन लोगों में, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और बड़ी सारी कहानियां उसमें दी हुई हैं। हमारा निवेदन है कि आप उस लेख को पढ़ें, वो नेट पे उपलब्ध है, तो आपको प्रचुर मात्रा में जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा प्रश्न यह है कि नेताजी का इतना बड़ा बलिदान, इतना महती योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, कोहिमा में उनका आना, दूसरा स्थान है जहां इम्फाल में भी वो आए थे, वहां भी युद्ध हुआ था, लेकिन यहां कोहिमा में आज तक एक भारतीय होने के नाते अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है कि उनके नाम पर कोई स्मारक तक नहीं है। और जो ये वार सेमेट्री है, वहां यह लिखा भी नहीं हुआ है कि जापान के साथ कौन लड़ रहा था, जापानियों के साथ कौन था। दीदी तो बताती हैं कि जापानी तो कैमोफ्लेज था, असली जो सेना थी वो आईएनए थी, आजाद हिंद फौज थी। जो भी हो, प्रश्न उठता है कि नेताजी के नाम पर इस नागालैंड में और इस कोहिमा में स्मारक तक नहीं है। एक उनके नाम पर एक डेवलपमेंट सोसाइटी कोई बनाया हुआ है, मेमोरियल सोसाइटी, उसकी मांग है कि उनके नाम पर एक संग्रहालय बनाया जाए, वह भी प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। लोगों ने यहां तक बताया है कि उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं वो सुरक्षित हैं, जो नेताजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों को, उन बहुमूल्य पदार्थों को इकट्ठा करके यदि संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाए, जो देखेगा उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, माथा ऊंचा हो जाएगा गर्व से। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर योद्धा, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया? क्या यह एक उपेक्षा का भाव, ये सोची समझी नीति है, अज्ञानता है, क्या है? अज्ञानता इसलिए थोड़ा निरर्थक शब्द लगता है क्योंकि वो तो पता होना चाहिए था। जो चीज संसार को पता है कि नेताजी यहां आए थे युद्ध लड़ने, तो वो हमारी सरकारों को क्यों नहीं पता है? दूसरी बात देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसी समय कहते हैं 14 अगस्त को ही नगा भूमि पर भारत विरोधी विद्रोही गुट सक्रिय हो गए, उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया, प्रश्न किया कि पाकिस्तान बन गया है, हम भी अलग राष्ट्र हो जाएंगे। और इसको हवा देने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। हम और आप के लिए ये कल्पना से परे है कि 1953 में, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 वर्ष बाद, जब स्थिति संवेदनशील थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, विद्रोही गतिविधियां चल रही थी, तो नेहरू यहां पधारे और सार्वजनिक भाषण करने गए। और उस सार्वजनिक भाषण में ये संसार की संभवतः अजीबोगरीब घटना होगी, विचित्र घटना होगी कि म्यांमार के प्रधानमंत्री को साथ ले गए थे। आप जानते हैं कि म्यांमार के साथ हमारा कैसा संबंध रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चाहे नागालैंड हो या मणिपुर हो, दोनों में जो विद्रोही गतिविधियां चली हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा म्यांमार का रहा है। यहां से विद्रोही जब पुलिस का या सेना का दबाव होता है तो वो अंदर चले जाते हैं। उनसे कैसा संबंध रहा होगा एक विदेश के की धरती से। और जिन नगा लोगों को संबोधित किया नेहरू ने, वो चिढ़ गए, नाराज हो गए, और उस भरी सभा में उन लोगों ने नेहरू के सामने अपना पजामा, अपनी पतलून जो उन्होंने पहनी थी, अपमान करने के लिए उतार दी। और बाद में, और ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये वही सज्जन बता रहे हैं जो नेताजी के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व दे दिया। उन्होंने, उनकी पीड़ा यह है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया है। ये कितनी बड़ी विडंबना है।
जो लोग नेहरू के साथ लड़ रहे थे या कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ रहे थे भारत में, कालांतर में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया। बाद में उन्हें मासिक रूप से कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया, और जिन सज्जन की बात मैं कर रहा हूं उन्हें भी नहीं दिया गया। अब प्रश्न तो यह है, यह हास्यास्पद है ये, कि जब सुभाष चंद्र बोस जैसे इतने बड़े व्यक्ति का स्मारक नहीं है, उनका नाम लेने वाला नहीं है सांस्थानिक रूप से सरकारी तंत्र की ओर से, तो जिन सज्जन की बात मैं कर रहा हूं उनको कौन पूछता है? वैसे तो न जाने कितने लोग होंगे जो विलीन हो गए। इस देश का सौभाग्य रहा होगा 2022 जब वो जीवित रहे होंगे। जब जीवित थे उनको सम्मानित किया जाना चाहिए था, उनसे उनकी जितनी स्मृतियां हैं उनको लिखित और मौखिक रूप में संग्रह किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो नेहरू जिन्होंने ऐसा कुकृत किया, और बाद में उन्होंने यह भी बताया कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी का नगा प्रदेश के प्रति और भी कड़ा रुख हो गया, और एक ही समाधान वो जानती थी जिसका नाम है सैन्य समाधान। तो यहां सेना भेज दी गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि यहाँ के समाज और केंद्र शासन के बीच एक दरार हुई, और ये दरार बढ़ती चली गई। ये खाई बहुत चौड़ी हो गई। ये तो भला कहिए भारतीय लोगों का या ईश्वर की परम कृपा कहिए कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ के वातावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, लोगों के व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन आया है। अब पूरे पूर्वोत्तर भारत में स्थायी सरकार बन रही है, नहीं तो पहले कोई 5 साल की सरकार चलती नहीं थी, तुरंत तुरंत गिरती रहती थी। तो ऐसे में फिर भी हमारा मूल विषय आज का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी हिंद की सेना, उनके साथ के जुड़े हुए कोहिमा या अन्य जो गांव थे, उनकी स्मृतियों को लेकर के है, जिनको हमने भुला दिया है या सरकारी तंत्र ने, मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक तौर पर मिटा दिया है। एक जानकारी और भी मैं देना चाहूंगा कि आप कल्पना कीजिए कितनी दूरी है म्यांमार की सीमा से, जहां हम बैठे हैं कोहिमा, वो लगभग 180 या 90 किलोमीटर दूर है। आज आप कल्पना मात्र करके देखिए कि वो टेरेन, वो जंगली इलाका, वो क्षेत्र हिंस्र पशुओं से भरा हुआ, कैसे आए होंगे नेताजी, कैसे आए होंगे उनके साथी, उनकी अन्य अन्य उनके सैनिक। लेकिन उन्होंने यह काम किया। अंग्रेजों के लिए भी यह काम कठिन था, सड़कें नहीं थी, ठीक मार्ग नहीं बने थे, और यहां आकर यहां के लोगों से मिलकर, और कहते हैं कि नेताजी के प्रति लोगों में ऐसी भावना उमड़ पड़ी थी कि उनको देखने के लिए लोग कैसे कैसे जतन नहीं करते थे, और स्त्रियों में वो इतने इतने सुंदर लग रहे थे अपनी वेशभूषा पोशाक में, और जब वो सैन्य पोशाक में होते थे तो कहते हैं कि स्त्रियां आपस में बात करती रहती थी कि कितना सुंदर ये व्यक्ति है। मुझे एक कथा याद आती है भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी के बारे में। वसुदेव जी बहुत सुंदर थे, बड़े बलशाली थे, बड़े पराक्रमी थे, और कंस के राज्य में मंत्री थे। उनके कई विवाह हो चुके थे, फिर भी एक कन्या जिसका विवाह होने वाला था, तो उसके पिताजी विवाह के लिए वर की खोज में थे। एक दिन बेटी ने कहा कि आपको वर मिल नहीं रहा है, और आप क्यों इतने हैरान परेशान हो रहे हैं, क्यों कष्ट उठा रहे हैं? आप ऐसा कीजिए कि आप वसुदेव जी के पास चले जाइए, उनसे कहिए वो तैयार हो जाए, मैं उनकी पत्नी बनना चाहूंगी। पिता को बहुत कष्ट पहुंचा, बुरा लगा। पिता ने कहा, अरे तुम्हें पता है कि वो पहले से विवाहित हैं?
तो उस लड़की ने कहा कि वो इतने सुंदर हैं, इतने पराक्रमी हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी तीसरी चौथी क्या 100वीं पत्नी बनना पसंद करूंगी बनिस्बत इसके कि मैं किसी की भी पत्नी बन जाऊं। तो ये उनकी सुंदरता, उनके रूप का वर्णन था। ऐसे ही नेताजी का वर्णन लोगों ने किया है, स्त्रियों ने वर्णन किया है, नगा स्त्रियों ने, जो उन्हें देखा करती थी, उनके लिए भोजन बनाया करती थी। और दूसरी कल्पना आप कीजिए कि जिस प्रकार का युद्ध नेताजी लड़ रहे थे उसमें उन्हें सामग्री कहां से मिलती थी। गोला बारूद तो चलिए समझ में आ जाएगा कि आप कहीं से ले लेंगे, जापान आपको मदद कर दे और लोग कर दें, लेकिन एक दिन में 3 बार 4 बार का भोजन, रहने का स्थान, 85,000 सैनिक, और वो भी एक स्थान पर एक जगह आप नहीं रुक सकते हैं, खतरा भी है, और आप सरकार चला रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी आप देख रहे हैं। तो इसमें एक रोचक घटना का वर्णन किया कि एक रात एक छप्पर वाले घर में सुभाष चंद्र बोस रह रहे थे कुछ अपने मित्रों के साथ। घोड़े से आए थे, घोड़े को बांध दिया। संभवतः रात को भूल गए लोग कि घोड़ा कुछ खाता है या घोड़ों को कुछ दाने चाहिए या भोजन चाहिए। अंदर लोग सोने चले गए। रात भर घोड़ों ने छप्पर का जो पुआल होता है, घास होती है, उनको खाते रहे, और अंत में यह हुआ कि सुबह जब जगे तो देखा कि छप्पर ही नहीं। अब आप कल्पना करके देखिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में वो वीर पराक्रमी हमारे देश को सुंदर करने के लिए पहले देश छोड़ दिया, किस किस जतन से लगभग आधे संसार का भ्रमण किया। कहां रूस, कहां जापान, कहां जर्मनी, कहां समंदर, कहां पनडुब्बी। अपने प्राण की परवाह नहीं की कभी, उसके विषय में कभी सोचा नहीं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जो अपने प्राण छोड़िए अपनी चमड़ी को बचाते रहे कि उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वैसे व्यक्ति शासन में बैठते हैं और किसको भूलते हैं? नेताजी को। तो इसलिए आज हमने अपना परम कर्तव्य माना और हमें लगा कि ईश्वर की परम कृपा है कि हम यहाँ उपस्थित हैं, हमारे हृदय में ये भाव जगा और हमने इसके लिए ये प्रयोजन रखा कि हम आपके सामने अपनी बात रखेंगे। और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो मेमोरियल सोसाइटी है उसको भी देखने का प्रयास करें कि उसमें है क्या। आज रविवार था, बंद है, और आगे हमारा प्रयत्न होगा कि हम विभिन्न माध्यमों से सरकार को ये संदेश भेजें कि तत्काल नेताजी के नाम पर, आजाद हिंद फौज के नाम पर, हिंद की सेना के नाम पर जितनी शीघ्रता से हो सके एक संग्रहालय यहां बन जाए, उसका प्रचार प्रसार हो, और इतना प्रचार प्रसार हो कि इस नगा प्रदेश में चरण रखने वाला कोई व्यक्ति सबसे पहले भागे भागे उसको देखे और अपने से उसको जोड़े। यही काम इम्फाल में होना चाहिए, यही काम अंडमान निकोबार में होना चाहिए। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अपनी स्वतंत्रता जो मिली है 47-15 अगस्त को, उसके पहले स्वतंत्र हो गए थे। थोड़े समय के लिए सही हमारा अपना शासन था। जब वहां लोग सांस ले रहे थे तो परतंत्र भारत नहीं था, वो स्वतंत्र भारत था। उस क्षण को, उस अनुभूति को हमें बार बार याद रखने की आवश्यकता है, बच्चे बच्चे को बताने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हम मानते हैं कि कोई ईश्वरीय प्रयोजन ही होगा कि हम यहाँ उपस्थित हुए, अन्यथा यह देश इतना बड़ा है कि हम कहीं भी जा सकते थे, संभवतः कोई बात रही होगी। तो मैं यहाँ इस बिंदु पर विराम देता हूँ और आदरणीय दीदी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी दृष्टि से इस विषय पर अपने विचार रखें ताकि और भी स्पष्टता आ जाए या इसका महत्व स्थापित हो। पहले तो नेताजी का, उनकी स्मृतियों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का, उनकी यात्रा का, उनके युद्ध का। दीदी जी। भैया की बात को आगे ले जाते हुए पहली बात 5, 7, 10 बात में बोलूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पराक्रमी सम्राटों की कड़ी में आखिरी व्यक्ति थे
जिन्होंने सेना का नेतृत्व स्वयं किया। उनके बाद नेहरू एंड कंपनी तो लड़ाई होती थी तो पीछे से मोर्चे पर जाने की हैसियत, औकात और हिम्मत नहीं रखते थे। पहली बात। दूसरी बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी भारत, जब हम कहते हैं नेताजी, इसका मतलब हम चर्चा करते हैं भारत की। भारत की का कलह लड़ाई किससे था? पिद्दी से, लफंगे अंग्रेजों से, जिसका एक वॉयसराय भारत आया था माउंटबेटन, जिसकी लुगाई थी एडविना, लंबी नाक वाली भद्दी एडविना, उससे निहायत बदसूरत नेहरू का इश्क था। एडविना और माउंटबेटन कौन थे? ये दोनों जर्मन थे और इंग्लैंड का राजा रानी सब जर्मन है। तब भी कोई नहीं कहता है कि इंग्लैंड जर्मनों का गुलाम है। इस पर मैंने कुछ कहा है, बाद में बात करेंगे। तो ये जो नेहरू है और नेहरूवादी कांग्रेस का धड़ा, ये कौन है? एडविना की गिरफ्त में और ऐसे भी उन्हीं अंग्रेजों का एजेंट। तो अंग्रेजों के एजेंट को सत्ता मिली 1947 में। ये आजादी का दिन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन है। तो किसकी स्मृति को भुला दिया जाना है? उसको जिसने सरकार की चूल्हे हिला दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कौन है? अंग्रेजों का वर्णन है कि बड़ा गुमान था कि उनके पास कोई बड़ी भारी गुप्तचर संस्था थी। अरे जन्म भर सब जिस कलकत्ता में रहे, बंगाल वालों ने, सुभाष बाबू, श्री अरविंद और ऐसे अनेकानेक वीरों ने जिन अंग्रेजों को कलकत्ता से भगा के दिल्ली भेज दिया था, उस कलकत्ता से उनके नाक के नीचे से उड़ के भारत से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रूस, रूस से जर्मनी गए हैं, जर्मनी से पनडुब्बी से धरती के नीचे से जापान आए हैं और जापान से सेना लेके निकले हैं इस कोहिमा में। तो जब नागालैंड की बात हुई तो शैलेंद्र भैया ने कहा, मेरा दीदी एकमात्र प्रयोजन है सुभाष बाबू की उस धरती को प्रणाम करना जहां उनका चरण पड़ा था और जहां के युद्ध से भारत स्वाधीन घोषित हो गया था। अनेकानेक देशों ने सुभाष बाबू के नेतृत्व में बने सरकार को मान्यता दे दी थी। तो पहला काम जो मैं करूंगा दीदी कोहिमा पहुंच के उस तीर्थ को प्रणाम करने जाऊंगा। तो हम लोग तो घर होटल से निकले थे, सुभाष बाबू और भारत के वीर सपूतों के बलिदान भूमि के रज को अपने माथे पर चढ़ाने। रास्ते में हम सिमिट्री सिमिट्री सिमिट्री, तो हम बोले मेरी अंग्रेजी माथा कुछ गड़बड़ाया होगा, ये कुछ और कह रहे होंगे। जब पास में पहुंची तो फिर सिमिट्री। फिर भैया ने कहा, दीदी देखिए ये क्रॉस लगा है। जरा सा ऊपर चढ़े तो वो कब्र था। तब मैंने भैया से कहा, भैया ये कब्र क्यों है? भारतीय सैनिक जो हुतात्मा हुए तो उनकी तो कब्र नहीं बनती है। तब भैया का जैसा स्वभाव है शोध करने का, एक एक चीज पढ़ा तो क्या लिखा है, अंग्रेजों का एजेंट नेहरू 1947 के बाद उस स्थान पर लगवाता है कि यहाँ एलाइट पावर्स लड़ी जापानियों से। क्यों बे, तुम लोग को इतना भी नहीं पता? जापानी लड़ने तो नहीं आए थे, हवाई जहाज से थोड़ा सा बम पटके थे। चर्चिल ने अपने वॉर मेमोरियल में बार बार कहा है, वॉर कैबिनेट में बार बार कहा है, यहाँ लड़ने जापानी क्यों आएंगे? लड़ने आई थी भारत की वीर सेना। कहां से चलती हुई? जापान से चलती हुई आई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इतिहास लिखा गया है उसमें 1944 में ये जो लड़ाई हुई है, ये सबसे दुर्घस
मतलब वीरता की दृष्टि से, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से, हर दृष्टि से अनुपम वीरता का उदाहरण है। किसकी वीरता? भारत के वीर सपूतों की वीरता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुभाष बाबू। ये नालायक कुल क्या कर सकते हैं? ये अंग्रेजों का कब्रिस्तान बनवा रहे हैं सब, जिसमें मियाँ लोग का भी कब्रिस्तान है। इन सबों को यही नहीं पता है कि मियाँ और मियाँ सब काफिर कहते हैं ईसाइयों को, एक चर्च वालों को, और चर्च वाले दोगला कहते हैं कुरान वालों को। नेहरू ने दोनों को सांग सुन के वहां धर दिया। तो इस भीषण अपराध के दोषी नेहरू को दंड दिया जाना चाहिए मृत्यु के उपरांत। मोदी जी ने इतनी भव्य स्मारक बनवाया, इतना भव्य मूर्ति लगवाया है सुभाष बाबू का दिल्ली के हृदय में, वैसा ही भव्य वो करवाएं जैसा कि भैया ने कहा कोहिमा में, इम्फाल में और अंडमान निकोबार में। एक बात। दूसरी बात, हर जगह क्रॉस है, हर जगह क्रॉस है। अंग्रेजों की औकात नहीं थी। याद कीजिए 1947 के बाद, भैया ज्यादा विस्तार से टेक्निकली करेक्ट कहानी सुनाएंगे, मैं मोटी कहानी सुना रही हूँ। पूरे नॉर्थ ईस्ट को ब्लॉक कर दिया गया, भारतीयों का प्रवेश वर्जित, वैसा ही जैसा इंग्लैंड जाने के लिए पासपोर्ट वीसा लगेगा। उसका टेक्निकल लाइन सब अलग है, ये भैया लोग बताएंगे। और विदेशियों के आने जाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जैसे घेटों में बांध के वीर सनातनी नगा वीरों को, नगा वीरांगनाओं को घेर के बांध के उनको क्या किया गया? चर्च के कब्जे में डाल के उन पर घनघोर अत्याचार करके, उनके सारे रास्ते बंद करके, उनको ईसाइयत के घटाघोप अंधेरे में डाल दिया गया, जहां स्त्री वुमन है उसमें आत्मा ही नहीं है। ये किसने किया? नेहरू ने किया। और ये नगा भूमि किसकी है? जिसका वर्णन महाभारत तक में है। ये माता हिडिंबा की भूमि है, जिन्होंने घटोत्कच जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जो हंसते हंसते पुण्य के लिए, धर्म के लिए पूरे होश हवास में कर्ण का, दानवीर कर्ण का शक्ति, जो मेरी समझ से उनको इंद्रराज, देवराज इंद्र ने दिया था, जो वो बचा कर रखे थे पूरी लड़ाई में अर्जुन के लिए, घटोत्कच जाकर सामने खड़ा होता है। तो उस वीर की ये नगा भूमि है, माता हिडिंबा की भूमि है। हिडिंबा डिंबा दीमापुर हो गया। इन वीर सनातनियों ने, ये जो मियाँ मुसल्ले मुगल टुगल हैं, ये पांव न धर पाए। यहाँ अंग्रेजों की औकात नहीं थी। 1830 तक कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स का गढ़ है, एक चर्च नहीं था। 1947 के बाद नेहरू ने चर्च का एजेंट बनके नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने के लिए, जैसे कश्मीर में 370 है, उसी तरह की टेक्निकलिटी यहाँ करके, और जो विराट त्रिपुरा राज्य है और जो विराट असम राज्य है, इसको टुकड़े टुकड़े खंड खंड बांटा। और इस क्षेत्र का तो इन नालायकों ने नाम रखा नगालैंड। नगा को बाद में नागालैंड। नगाधिराज हिमालय आप लोगों ने नहीं सुना है? नगों के अधिराज, नग माने पर्वत, नगा माने पर्वत पर रहने वाले, इसको बना दिया नागा। हम ही कंफ्यूज रहते थे यहाँ आने के पहले, नागा ये नागा साधु लोग हैं क्या? और मारवाड़ी में नागा का मतलब होता है दुष्ट परेश, थोड़ा गड़बड़ सा, थोड़ा ऐसा सा, बहुत नागो है, मतलब बहुत शरारती है।
और उसमें जोड़ दिया लैंड। क्यों भाई नगा प्रदेश क्यों नहीं है, क्यों भाई नगांचल क्यों नहीं है, क्यों भाई नगा भूमि क्यों नहीं है, लैंड क्यों है भाई। अंग्रेजों का एजेंट कौन, केवल नेहरू नहीं, नेहरूवादी धड़ा। और जो इन्होंने अद्भुत कहानी शैलेंद्र भैया ने बताई, पैंट उतार के अपना पिछवाड़ा दिखाया था, किसको, नेहरू को। क्यों, ये जो बांध के इनका धर्म छीनने का जो कुत्सित प्रयास हुआ, यानी संविधान का सरासर उल्लंघन हुआ, इनकी धार्मिक स्वाधीनता को। अब इसका लंबा टेक्निकल कहानी कभी भैया सुनाएंगे, मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं। तो मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार कांग्रेस के फैलाए नरक को, गंदगी को, दुष्टता को लगातार साफ कर रही है। तो हम लोग तो यही निवेदन करेंगे कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये काम तत्काल हो। और हमारे संविधान में जो धार्मिक स्वाधीनता का मामला है, वो नगा लोगों को क्यों नहीं भाई। नगा वीर अपने पूर्वजों की स्मृति में स्वेच्छा से धर्म पालन क्यों नहीं करेंगे। दूसरा, मैं भी आई हूं, ये भारत सरकार स्वयं आए हैं, इनको परमिट लेके आना पड़ा है। नहीं, सरकारी को नहीं, जो सरकारी है उनको नहीं, गैर सरकारी लोगों को परमिट लेके आना पड़ा है। हम अपने हिमालय में जो जगदम्बा पार्वती का मायका है, मेरी आराध्या है दुर्गा जी, उनके क्षेत्र में किसी से परमिट लेके आएंगे। तो अंग्रेजों का नहीं, नेहरू का, चर्च का, कांग्रेस के इस पाप का जितनी जल्दी, एक पाप तो है नहीं इनके, तो पता नहीं कितने पाप हैं। और मोदी सरकार सब काम कर रही है, इस काम को भी शीघ्र करे, इस कामना के साथ। और मेरा तो दृढ़ विश्वास है, हिमालय पर तो कभी असुर रहे ही नहीं, सब तप वप करने आए थे। और ये कन्वर्जन का जो मामला है, मुश्किल से 50 60 70 साल का है। यहाँ के सबसे बड़े चर्च में जो हम लोग गए, 50 साल की आयु है, 50 साल 25 साल तो एक जगह लिखा है, सब 47 के बाद का मामला है। तो इसको, ये तो स्किन डीप भी नहीं है, रोज हम लोग आके जो नहाते हैं, उपटन लगा के जो मैल निकालते हैं, केवल उतना मामला है। रोज का धूल गंदगी है, रोज का जल से प्रक्षालन है, इतना भर का धूल है इसकी सफाई का। तो आज का समापन करके हम कहेंगे, सनातन धर्म की जय हो, इस वीर नगा भूमि की जय हो। इन वीर इन नगा वीरों और वीरांगनाओं की, हमारे अत्यंत पराक्रमी पूर्वजों की जय हो। और पुनः ये सनातन धर्म अपने प्रकाश से इनको आलोकित करे, आलोड़ित करे, और अपने स्नेह बंधन में सबको पुनः बांध सके, इस कामना के साथ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन बेस हमारा बढ़ रहा है, शेयर करें। हाँ, हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र इसको 5000 पे ले आए, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, और टिप्पणी अवश्य करें, ताकि हमें आपकी रुचि अभिरुचि का और विषय संबंधी बातों की भी जानकारी हो। दिवाली वाला गिफ्ट मुझे नहीं दिया शैलेंद्र भैया ने, 5000 आप लोगों ने नहीं पहुंचाया। हाँ, तो आप 5000 जो है यथाशीघ्र आप पहुंचा दें तो हमें बड़ा आनंद आएगा, और दीदी को उपहार भी मिलेगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।